उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलियम 2014 सीसेट का हम 2014 का पेपर आज अपनी अंतर व्यक्ति एवं संचार कौशल वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी तीसरी क्लास में 2014 का पेपर सीसेट का कि हम पुराने प्रश्नों को देखेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि पेपर के एक वीक पहले से हम 2000 जितने भी आज तक के सीसेट के पेपरों में अंतर व्यक्ति एवं संचार कौशल के जितने प्रश्न आए हुए हैं हम उनको अच्छे से देख लेंगे। हो सकता है हमारे लिए कुछ अगर 20-25 क्वेश्चन आते हैं उस 20-25 क्वेश्चन में से लगभग 7-8 या कुछ क्वेश्चन हमको कॉमन से देखने को मिल सकते हैं। तो उसी क्रम में हम आज पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। सही बात, बिल्कुल। पीपल पुल बिहेवियर फ्रॉम ईच, एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लिया करें आप। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसके कथन और कारण दोनों सही है। देखिए, एक चीज़ मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए और अगर आपको तुक्का मारना पड़े तो तुक्के में क्या होता है, तुक्के में मोस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है कथन और कारण सही है, यानी कथन कारण की सही व्याख्या करता है। मैं कह रहा हूँ 70% मामलों में यही होता है, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में ऐसा करें। पहले पढ़ें, समझें। अगर आपको गैस करना है, तुक्का मारना है, तो मैं कहूँगा कि स्पष्टीकरण की सही व्याख्या पर ही आपको जाना है। ठीक है, तो अब हम, ये मेरा अनुभव है, मैं बहुत सारे प्रश्नों में मैंने देखा, कॉमन सी बात है। और मैं बताऊँगा ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप इसकी व्याख्या देख लेना। कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? तो ये है आई कांटेक्ट। देखो, उसमें आपको अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन एक सेकंड, ये थोड़ा सा नॉइज आ रहा है पीछे से, हम थोड़ी देर रुकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पीछे बहुत नॉइज आ रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया था। कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? तो इसका देखो, अवाचिक जिसे बोलते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होगा जो दिखाई ना दे, मतलब नॉन वर्बल। देखो अवाचिक, अगर आप इंग्लिश पे जाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो मतलब जिसमें देखो चिल्लाने में बोलना पड़ रहा है, बुदबुदाना, शब्द जाल, चकचासू संपर्क, यानी अगर आप चकचासू संपर्क को पढ़ते तो आप शायद से हल ना कर पाते, लेकिन जैसे ही आप अगर आई कांटेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है? संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। तो कूट लेखन का मतलब हो गया एनकोड मीन्स, है ना। कूट लेखन का मतलब एनकोड। तो इसमें कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना, नहीं, ये नहीं होता इसका। और देखो ना, मार्क अवरोध होता है इसमें एनकोड करने का मतलब। देखो इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखना, ये जो है देखो इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक बात। इसमें संदेश देने वाला सेंडर, संदेश मैसेज, कूट लेखन एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि फीडबुक, ये अनिवार्य तत्व होते हैं। ठीक है, और कूट लेखन के द्वारा संदेश को वाचिक वर्बल और अवाचिक नॉर्बल रूप में तंत्र के आवेग में बदलकर संदेश भेजा जाता है। ठीक है, तो आप इसका इसी तरीके से आप देखेंगे, इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया बी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संप्रेषण के संबंध में क्या, हाँ, संप्रेषण संबंध संदर्भ किसे कहते हैं? इसमें मतलब कॉन्ट्रैक्स्ट। तो कॉन्ट्रैक्स्ट का मतलब हो गया वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, प्लीज इफेक्ट। देखो मैं इसे एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हर क्वेश्चन के ऑप्शन को बता सकता हूँ, लेकिन ये अनावश्यक लंबी वीडियो हो जाएगी। और हमारा पर्पज है सिर्फ इस समय में, कम दिनों में, परीक्षा से पहले पुराने पेपरों को एक बार सरसरी निगाहों से देखना।
तो आप बस, हमारा उद्देश्य यही है, अगर मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने लग गया, एक क्वेश्चन की व्याख्या करने लग गया, तो बहुत समय वीडियो लंबी हो जाएगी और जिसकी हमें इस समय ज़रूरत नहीं है। पेज प्रभाव स्पष्ट करता है, देखो ये सब कम्युनिकेशन के अंदर की चीज़ें हैं। ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हें अवॉइड करें, यानी छोड़ दें। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे संप्रेषण के नियामक, अगला क्वेश्चन नंबर 6, संप्रेषण के नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। संप्रेषण सही बात है, यानी कम्युनिकेशन हमें बता क्या नहीं करना। संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। देखो यहाँ दोनों बात सही है, लेकिन दोनों बात एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अच्छा, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको मैं एक वो देता हूँ, जैसे संप्रेषण के नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इन दोनों के ए और आर के बीच में क्योंकि लगा दें और जब इसे पूरा पढ़ें। अगर क्योंकि लगाने से दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं, सही व्याख्या कर रहे हैं, तो इसके दोनों सही होंगे। अगर दोनों की बातें अलग अलग हैं तो व्याख्या नहीं है और एक बात गलत भी हो सकती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अच्छे श्रोता बनने के लिए 2 कौशल संबंधित वे हैं। अच्छे कौशल बनने के लिए भाई ध्यान देना और प्रतिपुष्टि देना। एक तो हमें बिल्कुल फोकस होकर सुनना, किसी को ध्यान देना। किसी ने कहा है कि अगर तुम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते तो अच्छे श्रोता बन जाओ, सुनने वाले बन जाओ, तो आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसका यही मकसद है, ध्यान देना तथा प्रतिपुष्टि करना। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है। सक्रिय यानी एक्टिव लिसनर जो होता है, उसका काम होता है वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। एक्टिव लिसनर का मतलब होता है ये। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, आप इसे रोक के पुश करके पढ़ें। एक मैसेज संदेश होता है, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। हाँ, संदेश एक पूर्ण प्रक्रिया होती है। देखो ये जो पूर्ण प्रक्रिया वाला मामला है, ये एक बार यूजीसी नेट में आया, कि यूजीसी नेट के पेपर में आया था ये वाला प्रश्न, कि संदेश कैसी प्रक्रिया है। संदेश एक पूर्ण प्रक्रिया है। संदेश एक पूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम, इसमें संदेश भेजने वाला माध्यम, संदेश प्रतिपुष्टि, अन्य अव्यय होते हैं। तो संदेश क्या होता है, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। अगला प्रश्न 10, प्रभावी श्रवण समावेश करता है। प्रभावी अपने संदेशों की समझ पुष्टिकरण को। इफेक्टिव लिसनिंग सही है। इफेक्टिव लिसनिंग क्या करेगा, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। ये मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए। संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को देखो। घटने वाला, पहले संदेश जाएगा, संदेश के बाद कोलाहल, फिर पुनर्निवेश। पुनर्निवेश का मतलब फीडबैक होना चाहिए इसका। हाँ, फीडबैक, ठीक, तो इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोध को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने में ध्यान रखता है और जो दूसरों में संप्रेषण करने में समुचित तरीके को स्पष्ट करता है। तो संप्रेषण मॉडल है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अंतर्व्यक्ति संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या समझने में अवरोध बढ़ाता? नहीं, ये तो गलत बात। ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, विचारने योग्य नहीं है। देखो बिल्कुल अलग अलग साफ, अगर सारे ऑप्शन आराम से समझ करोगे, विचारने योग्य है, बिल्कुल अलग है। प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न नंबर 14 आगे हम। प्रश्न नंबर, गले के पीछे एक हाथ रखना। इसको तो देखो बिल्कुल चश्मा उतार कर रखना। सही है, चश्मा उतार कर रखना मतलब दूसरे की बातों में हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बिल्कुल। और इस एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, चश्मा उतार के रखना, हम क्या करते हैं, और बहुत से आंख सिकोड़ते हैं, वो भी मतलब इसका तो आप आराम से मिला लोगे। देखो एक नॉर्मल जो हमारा जीवन होता है उसके हिसाब से भी आप इस क्वेश्चन का एलिमिनेट कर दोगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मैं ज़्यादा देखो इसलिए नहीं बोल रहा, ज़्यादा इसलिए नहीं इसे एक्सप्लेन कर रहा, वीडियो लंबी हो जाती है। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे
समान है उससे तुलना करने में पसंदगी सामाजिक सिद्धांत में। पता नहीं ये क्या है। अगला देखो, इस क्षेत्र में परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण नियंत्रण के बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें। कुछ परिस्थिति अभी तनावपूर्ण है, जैसे कोई कर्फ्यू वगैरह लग जाता है उसके बारे में ये इन्होंने दी है। और इसमें देखो कुछ अब इसके पूर्वानुमान, कुछ गंभीर घटनाएं घटी, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तनावपूर्ण है। हाँ भाई देखो, अपने घरों में रहें, यानी दो बात करी है इन्होंने। तो कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, पहली बात तो सही होगी भाई, गंभीर घटना घटी है और व्यक्ति से अनुरोध किया अपने घरों में रहे तो दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखो ये तो डिपेंड करता है समय के ऊपर, स्थिति सामान्य हो जाएंगी, ये शासन प्रशासन के ऊपर है। लेकिन इसमें हमारा ये तीसरा ऑप्शन हटा देंगे, शायद यही होगा। हाँ, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न आया हमारा बी हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। 17 क्वेश्चन, निर्णय लेने में किसी आदर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगन करने वाले। ये देखो अटपटे क्वेश्चन होते हैं, पढ़ लीजिए आप। मैं तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को नेगेटिव मार्किंग में सोचता हूँ कि इन्हें अवॉइड ही करा जाए, बस हमें आसान क्वेश्चन देखने हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम से आरोपित करने ताकि आप खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? पुतला का तर्क। पढ़ लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगा सकते हैं आप। एक किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण में निम्नलिखित में सही क्रम। एक प्रबंधक जब किस तरीके से सही निर्णय लेता है, देखो, समस्या को प्रभावित करना, ये तो पहला काम हो गया। उनकी पहचान करना, तो इसको तो पहचान करना, संभावित विकल्प का विकास, एक नियंत्रण मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना, यानी कि पहला सही है, संभावित विकल्प का विकास। एक और इसका सी माना है इन्होंने डाउट में दे रखा है, ये देख लीजिए इसे। निर्णय लेने की संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पंथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है कहलाती है। यह है एक निर्णय क्रम। और 21वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलता पूर्ण योजना है। कौन सा नहीं है? पूर्ण रूप से अपने ऊपर ही निर्भर रहना। ये 21 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, तो ये नहीं 22, सॉरी, ये 22वां क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। ये सब तर्क वाले हैं, सोचने वाले सवाल हैं। तो ये इसमें कुल 22 क्वेश्चन आए 2014 में। तो फिर अगली वीडियो हम 2015 की देखेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार